हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए प्रेप आईएएस ने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया था और उसमें बेसिकली हमने जुलाई 2020 से जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। इन पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम जुलाई 2021, अगस्त एंड अप टू 15 सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। आई होप आप सभी को पता होगा कि इसका रिलेशन किस चीज़ के साथ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ है। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अभी रिसेंटली 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इसके कुछ पार्ट को एनल कर दिया है। देखिए, कुछ पार्ट को, पूरे को एनल नहीं किया है, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। यूपीएससी आपको घुमा सकता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ 97th अमेंडमेंट एक्ट एंड पार्ट 9B, ठीक है, उसको एनल कर दिया है। ठीक है, जो कि गवर्न करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। देखिए, इशू क्या था? इशू ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है और ये जो 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो पार्लियामेंट ने इसको पास किया बिना स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन के। ठीक है, तो बिना उसके इसको पास कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ पार्ट को एनल कर दिया है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो पार्ट है, मल्टी स्टेट, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब मल्टी स्टेट होगा तो सेंटर का रोल आएगा, तो वो पार्ट ऑपरेटिव रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि पूरे को एनल नहीं किया है, कुछ पार्ट को एनल किया है। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो पार्ट होगा वो ऑपरेटिव होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात है, दे कम अंडर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट आइटम है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसके लिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा पढ़ना होगा। 97th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको देखने होंगे। जैसे कि आर्टिकल 91C को अमेंड किया गया था, 43B को इंसर्ट किया गया था एंड पार्ट 9B। तो ये तीनों आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब सेकंड टॉपिक है कास्ट सेंसस। देखिए, अभी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पेशली बिहार वाली, जो कास्ट सेंसस की डिमांड कर रही हैं। तो इससे जुड़ी जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए, कास्ट सेंसस मीन्स कास्ट के बेसिस पे कितनी पॉपुलेशन है, इस चीज़ को आपको डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए कास्ट सेंसस होता है। इंडिया में जो भी कास्ट है उसकी कितनी पॉपुलेशन है, इसके लिए जो सेंसस होगा उसको कहा जाएगा कास्ट सेंसस। अब देखिए, अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो 1931 का सेंसस था उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। उसके बाद से इसको कभी भी रिवाइव नहीं किया गया। मीन्स आज भी हम कास्ट सेंसस नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक SC ST की पॉपुलेशन की बात है तो 1951 के से ही वो चीज़ चली आ रही है। ठीक है, इंडिया जो है इनका सेपरेट डाटा पब्लिश करता है SC एंड ST का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, जहाँ तक कास्ट सेंसस को लेके जो अटेम्प्ट हुए हैं तो उसमें आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कास्ट सेंसस हुआ होगा। मेन पर्पस क्या है? उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको पता करने के लिए। देखिए, 2011 में इसको किया गया था और इसमें क्या था कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को स्टडी करना है। कुछ पैरामीटर्स थे, उनके बेसिस पे हाउस होल्ड को रैंक करना था। किस तरह के पैरामीटर? कि भाई कच्चा हाउस है कि पक्का हाउस है, इस तरह के पैरामीटर्स इसमें डिफाइन किए गए थे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसके 3 कंपोनेंट थे। ये तीनों कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
सेंसस इन रूरल एरियाज, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। दूसरा कंपोनेंट है अर्बन एरियाज का, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। और तीसरा था कास्ट सेंसस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब देखिए, ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इसका पर्पस क्या था, ठीक है। डिटेल में देखें तो इसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे जो हाउस होल्ड्स हैं उनको आपको रैंक करना है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बाद वो जो पैरामीटर आपको मिलेंगे, जो डाटा आपको मिलेगा, उसके बाद वो लिस्ट तैयार कर सकती है उन फैमिलीज़ की जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, टू मेक अवेलेबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दैट विल इनेबल कास्ट वाइज पॉपुलेशन, इसी की तो बात हो रही है, तो इसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना। और तीसरा क्या था? ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। जो वेरियस कास्ट हैं, सेक्शन है, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को लेके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी थी। देखिए किस तरह के इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ऑनरशिप स्टेटस क्या है, ठीक है, घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब इसमें बताना था। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि इसका जो एंटायर डाटा था उसको पब्लिक डोमेन में नहीं बताया गया, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, एक और इसमें चीज़ है, जो हम सेंसस की बात करते हैं तो सेंसस बेसिकली सेंसस एक्ट 1948 का, उसके अंडर में इसको कंडक्ट किया जाता है। और देखिए इसमें कंडीशन ये होती है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, तो देखिए इसको इस एक्ट के अंडर में कंडक्ट नहीं किया जाता है। इसका जो डाटा होगा इट इज़ ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किस पर्पज से? भाई आप बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्रांट्स वगैरह दे सकते हो, बेनिफिट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए SECC डाटा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ठीक है। हो गया क्लियर? बड़े आगे चलिए, अगला टॉपिक है। देखिए ये वो सारा डाटा है जो SECC से हमको मिलता है, ठीक है, कि भाई हाउस होल्ड्स विद 1 और लेस रूम, कच्चा पक्का, जो भी डाटा है वो सब यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह की डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था। 127 अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। देखिए इस बिल को क्यों लाया गया है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो पहले 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2018 का, तो उसके कुछ प्रोविजंस को क्लेरिफाई करना है। अब बात आती है कि किस तरह के प्रोविजन। देखिए ये जो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसने क्या किया था? जो नेशनल कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट, 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, केवल प्रेसिडेंट के पास पावर है, केवल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सी कम्युनिटी ओबीसी लिस्ट में आएगी, ठीक है। इवन स्टेट ओबीसी लिस्ट में कौन सी कम्युनिटी आएगी, ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। किसकी रिकमेंडेशन होगी? NCBC की। पहले क्या होता था, जो स्टेट्स हैं वो उनको ये पावर थी कि वो स्टेट लिस्ट बना सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट कि केवल प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी। तो इस प्रोविजन को क्लेरिफाई करने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया है, 127th अमेंडमेंट बिल। और ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको ये पावर रहेगी उनके पास कि वो अपनी स्टेट लिस्ट बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं रिगार्डिंग ओबीसी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ये बिल क्या कहता है
कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है स्टेट की, तो वो पावर किसके पास होगी? स्टेट्स की होगी और यूनियन टेरिटरी की होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और प्रोविजन है आर्टिकल 338B। देखिए ये प्रोविजन क्या बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको कंसल्ट करना जरूरी है किससे? एनसीबीसी से। किन मुद्दों पे? ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये प्रोविजन है, लेकिन ये बिल ये कहता है इट एग्जेम्प्ट्स स्टेट्स एंड यूटी फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट फॉर मैटर्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ देयर लिस्ट। तो जब लिस्ट फॉर्मेशन की बात आ रही है तो उस पर्टिकुलर केस में इस बिल ने एग्जेम किया है किसको? स्टेट्स को एंड यूटी को। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी कि इस चीज को क्लेरिफाई किया गया है कि स्टेट लिस्ट की जहां तक बात होगी कि कौन कौन सी कम्युनिटी ओबीसी है नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और दूसरा एग्जम्पशन क्या है कि आपको एनसीबीसी से कंसल्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए ये भी अभी काफी न्यूज में था। देखिए जहां तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है किसको? प्रेसिडेंट को, कि वो स्टेट एंड यूटी में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब होगी, ठीक है। और इसके बाद पार्लियामेंट को भी परमिट किया है कि वो इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजन आपको याद रखने होंगे। जहां तक इस बिल की बात है, इस बिल ने क्या किया है, जो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वहां पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। वो चेंजेस आपके सामने, जैसे कि डिलीशन ऑफ अबोर, इस कम्युनिटी को हटाया गया है। और देखिए ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये जानना जरूरी है कि इसका पर्पस क्या है और इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट की क्या पावर है एंड पार्लियामेंट की क्या पावर है। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इस चीज को भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स एडीआर रिपोर्ट। देखिए रिसेंटली अभी एडीआर रिपोर्ट आई थी। अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो 4 नेशनल पार्टीज हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक है, एनसीपी है एंड टीएमसी, ठीक है, इनके नाम आपको याद नहीं रखने। तो डोनेशन से इनको जो टोटल इनकम हुई है उसका 63% इन्होंने कलेक्ट किया है किससे? इलेक्टोरल बॉन्ड से किया है। तो ये रिपोर्ट थी और इसलिए थोड़ा सा आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानना जरूरी है। देखिए 2017 के बजट में इनको अनाउंस किया था। पर्पस क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया था। देखिए इंटरेस्ट फ्री बेयर इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझते ही होंगे। इसके थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टीज को एनोनिमसली पैसा डोनेट कर सकते हो। अब देखिए ये जो पैसा है ना, ये किस मल्टीपल में होना चाहिए? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़। तो ये मल्टीपल्स पहले से फिक्स हैं, इसी में से कुछ आप जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसके लिए केवल और केवल एसबीआई को ऑथोराइज किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसके थ्रू पैसे को रिसीव कर सकती है। तो देखिए सबसे पहला तो ये कि आरपीए 1951 के अंडर उनको रजिस्टर होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन हुए हैं तो उसमें एटलीस्ट 1% ऑफ वोट्स जो हैं उनको मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है। देखिए 1% है, 2% नहीं है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो जिस भी बंदे को पैसा डोनेट करना है वो बैंक में जा सकता है, वहां से बॉन्ड परचेज कर सकता है, ठीक है, और पार्टी को डोनेट कर सकता है। अब देखिए वो जो पार्टी है उसको इनकैश करवाना होगा विद इन 15 डेज, ठीक है। विद इन 15 डेज आपको इनकैश करवाना होगा। अगर नहीं करवाते हैं तो एसबीआई क्या करेगी? उस पैसे को प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में उसको जमा कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड इंडिविजुअल और कंपनी कैन परचेज। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही तो गवर्नमेंट में है,
तो लिमिट कहाँ से लगेगी, ठीक है। तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने ही बॉन्ड्स आप परचेज कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स एडीआर रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे एंड अगला टॉपिक है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। देखिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। फंडिंग कहाँ से होती है, निर्भया फंड से होती है। देखिए फास्ट ट्रैक मतलब स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। पर्पस क्या है कि जो जजमेंट है वो बहुत जल्दी से आ जाए, उसमें डिले ना हो। देखिए जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर केस के लिए इनको बनाया गया है। कौन सा एक्ट है, क्रिमिनल लॉ एक्ट ऑफ 2018, इसमें केसेस ऑफ रेप हैं, एंड पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट आपको याद रखने होंगे, इन एक्ट के अंडर में इसको बनाया गया है। और अब तक टोटल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हैं, जिसमें 389 जो हैं केवल और केवल पॉक्सो एक्ट के तहत बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, देखिए हर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में एक जुडिशियल मेंबर होगा एंड 7 स्टाफ मेंबर्स होंगे। और कौन इसको सेटअप करेगा, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज की डेट में 28 स्टेट्स में आपको ये कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बड़े आगे चलिए, अगला टॉपिक है सोन चिरैया। देखिए नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह के टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया है, सोन चिरैया को। बेसिकली ये एक ब्रांड है, एक लोगो है। पर्पस क्या है कि जो एसएचजी हैं, अर्बन एसएचजी, उनके प्रोडक्ट्स की आपको मार्केटिंग करनी है, उसके लिए ब्रांड एंड लोगो बनाया गया है। क्या नाम है उसका, सोन चिरैया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। क्वेश्चन क्या आएगा कि सोन चिरैया वॉज रिसेंटली न्यूज़, ठीक है। इसका रिलेशन किस चीज़ के साथ है। और देखिए जब आप ब्रांड बनाते हो, लोगो बनाते हो, पर्पस क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी बढ़े, उसका प्रमोशन हो, उसको ग्लोबल एक्सेस मिले, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अर्बन एसएचजी की, तब आपका ध्यान होना चाहिए अबाउट दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना होगा क्योंकि इसका पर्पज़ है कि जो अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स की जो वुमेन है उनको आपको मोबिलाइज करना है, किसमें, एसएचजी में, ठीक है। तो ये स्कीम है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, NULM, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोन चिरैया। आगे बढ़े चलिए, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। देखिए ये स्टैटिक पोर्शन है लेकिन ये न्यूज में था, क्यों, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने नोटिफाई किया है, क्या नोटिफाई किया है, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का जो जुरिडिक्शन होगा उसको नोटिफाई किया है। तो इस वजह से ये चीज़ आपको पढ़नी होगी। देखिए लक्ष्मीकांत में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, मैं फिर भी आपको ब्रीफ में बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज देखें तो 7th शेड्यूल में एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एंट्री 17 क्या बोलती है, इट डील्स विद वाटर, ठीक है, तो इसका कनेक्शन हो गया। एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट वो क्या बोलती है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज को डेवलप कर सकती है, उनको रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री आपको याद होनी चाहिए। कौन सा एक्ट है, कौन सा प्रोविजन है, आर्टिकल 262, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी है, ठीक है। इवन कोर्ट्स को भी कोई पावर नहीं है, लेकिन देखिए जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो स्पेशल लीव पिटीशन SLP से वो इनको डिस्कस कर सकता है, ठीक है, इनको डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है, SLP, ठीक है। और देखिए इसमें ना आपको रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, ये दोनों भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। स्टैटिक पोर्शन है, क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखिए इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले 830 डेज से, मतलब आप देख लीजिए 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, ये जो पोजीशन है डेप्यूटी स्पीकर की लोकसभा के, वो वैकेंट है, इसके इलेक्शन ही नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 93। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। देखिए जहाँ तक डेप्यूटी स्पीकर की बात है, तो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो मेजर अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, उनसे डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो जब स्पीकर प्रिसाइड नहीं करते हैं तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 93, पैनल ऑफ चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वावलंबन चैलेंज फंड। देखो ये एक तरह का फंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई चैलेंज होगा, कोई कंपटीशन होगा, उसके बाद इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप नाम से ही पता कर सकते हो। तो देखिए ये जो फंड है ये किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया। तो इसके लिए सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो फंड है ना, इसमें बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उनके बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, और उसके बाद फंड्स को अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, फोकस ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इनके बेसिस पे कंपटीशन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फंडिंग्स वगैरह की जाएंगी। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द प्रोजेक्ट पीरियड शेल बी मोर देन 6 मंथ्स एंड अप टू 2 years। तो ये जो पीरियड है ना, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 6 months एंड अप टू 2 years। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वावलंबन चैलेंज फंड। अब नेक्स्ट वन इज सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। देखो बहुत न्यूज़ में था और बहुत ही फेमस केस है 2015 का, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को खत्म कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सेक्शन 66A ये IT एक्ट का पार्ट था, इसको हटा दिया गया है। कौन सा केस है? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और ये जो सेक्शन है ये क्या बोलता था कि अगर आप कंप्यूटर के थ्रू या फिर किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू ऑफेंसिव मैसेज सेंड करते हो तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 66A श्रेया सिंघल, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। नेक्स्ट वन इज राइट टू सिट। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस बिल को जो है लाया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में। पर्पस क्या है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सीटिंग फैसिलिटी होनी मैंडेटरी है। और इसी को कहा गया है राइट टू सिट। देखो कुछ ऑफिसेज या वर्कशॉप ऐसी होती हैं जैसे कि ज्वेलरी शोरूम्स वगैरह हो गए, टेक्सटाइल शोरूम्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको खड़ा ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इसको दूर करने के लिए राइट टू सिट तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? इंस्पिरेशन मिली है केरला गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट राइट टू सिट। ठीक है, तो कहाँ पे बैठना है? ऑफिसेज में बैठना है। जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे आपको मतलब सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज NCLT। देखिए अभी ट्रिब्यूनल्स काफ़ी न्यूज़ में हैं और अभी इनमें काफ़ी सारी वैकेंसीज को फिल भी किया गया है, इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहला है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इसको क्यों बनाया गया है? टू एडजुडिकेट इश्यूज रिलेटेड टू कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ को लेके जो मैटर्स होते हैं वो यहाँ पे डिसाइड होते हैं। देखिए
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस इराडी कमेटी इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। जस्टिस इराडी कमेटी कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ के मैटर्स को एडजुडिकेट करने का काम है। कब बनाया गया था? 2016 में इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको बनाया गया था 1941 में। इट वाज द फर्स्ट ट्रिब्यूनल जिसको बनाया गया था, इसलिए इसको मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मदर ट्रिब्यूनल। और नाम से लग रहा है कौन से मैटर्स डील करेगा? इनकम टैक्स से जुड़े जो मैटर्स होते हैं उनको ये डील करता है। अब देखिए, इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। और ऐसा क्यों? ताकि इसको इंडिपेंडेंस दी जा सके। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है, उसके अंडर ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट वन इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। देखिए बहुत ही ब्रीफ में इसको करेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 92 के अंडर में इसको बनाया गया था। पर्पस क्या है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके जो राइट्स हैं आपको उनको सेफगार्ड करना है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में? तो 6 माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन्स। ठीक है, तो अभी ये जो CAA वगैरह था, NRC था, उसके बाद ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसको आपको अच्छे से करना होगा। देखिए इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। और ये 7 के 7 मेंबर्स जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये सातों के सातों जो बंदे हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। और इनको कौन नॉमिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है फ्रॉम अमंग पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। और हर मेंबर जो है 3 साल के पीरियड के लिए जो है ऑफिस को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आज का आखिरी टॉपिक है कोंगू नाडु। ये न्यूज़ में था। देखिए कोंगू नाडु क्या है? बेसिकली वेस्टर्न तमिलनाडु के पार्ट को कोंगू नाडु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोंगू नाडु कॉमनली यूज्ड नेम फॉर पार्ट ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु। ठीक है, इसका नेम कहाँ से डिराइव होता है? वहाँ पे एक OBC कम्युनिटी है, कोंगू वेल्लला गाउंडर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इस पर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके कि भाई कोंगू नाडु क्या है। देखिए इसका मेंशन जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें भी देखने को मिलेगा, जैसे कि सीलापतिकरम हो गया, संगम एज की जो पोएम्स हैं वहाँ पर भी कोंगू जो रीजन है उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, और कोंगू का मतलब क्या होता है? अंडुलेटिंग लैंड, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे किसी तरह की एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कोंगू नाडु मतलब वेस्टर्न तमिलनाडु का पार्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ना हमारा आज का जो सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। काफ़ी कम टॉपिक्स हैं, आई होप आप जल्दी से इनको रिवाइज भी कर लेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।